हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक वाइज क्लासेस की ये 8वीं वीडियो है। आज हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो मेंस और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन। और थर्ड टॉपिक हार्मोनिक फंक्शंस। ये तीनों टॉपिक जिससे प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं और जब मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिक फंक्शन। क्या होता है एनालिटिक फंक्शन? डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक at a point z0 if it is differentiable at point z0 and also each point in some neighborhood of z0। मीन्स कोई फंक्शन fz है वो एनालिटिक कब कहा जाएगा? जब ये डिफरेंशिएबल हो। कहाँ? एक पॉइंट z0 पर और इसके साथ साथ इसके सम नेबरहुड z0 में। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड मीन्स कुछ एक डिस्क होगी एप्सिलॉन रेडियस की, इस डिस्क में भी ये फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। ऐसे कंडीशन पे हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या कहलाएगा? एनालिटिक। सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन्स ये कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होता ही है। तो ये हमारा डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की। अब यहाँ हम कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे। फंक्शन पहला है एफ जेड इज इक्वल मॉड जेड स्क्वायर। ये फंक्शन, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। डिफरेंशिएबल एट ओनली जेड इज इक्वल 0। ये केवल एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। इट मीन्स जो हमारी डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की वो ये कहती है कि उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल हो ही, उसके साथ साथ उसके नेबरहुड में भी, नेबरहुड के सब सारे पॉइंट पर क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। जैसे यहाँ के पॉइंट पर, यहाँ तो ये फंक्शन केवल एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा अगर इसके नेबरहुड में कुछ पॉइंट लें 0 के तो वो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है बट एनालिटिक नहीं है। नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल 0। सेकेंड फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल जेड पावर n। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब अगर हम कोई पॉइंट कहीं भी लें तो उसके नेबरहुड में भी ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स ये फंक्शन एनालिटिक होगा, एनालिटिक एट ईच पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट के लिए एनालिटिक होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं। एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोला जाता है। होलोमॉर्फिक। तो कहीं कहीं अगर होलोमॉर्फिक टर्म आ गया तो उसको भी हमें ध्यान देना होगा। ये एनालिटिक फंक्शन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एनालिटिक फंक्शन होगा। तो कोई फंक्शन f अगर है एफ जेड, वो ईच पॉइंट किसी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, किसी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्स वाई प्लेन में सभी पॉइंट पर, एट ईच पॉइंट एफ जेड इज एनालिटिक। ऐसे फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर पॉइंट पर एनालिटिक हो, उन फंक्शंस को क्या कहा जाता है? इंटायर फंक्शंस। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, एफ जेड इज इक्वल जेड पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फंक्शन अपने ईच पॉइंट पर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ईच पॉइंट पर एनालिटिक है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? इंटायर फंक्शन। अब हम एनालिटिक फंक्शन की एलजेब्रा देखेंगे, एलजेब्रा ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एनालिटिक फंक्शन है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एफ जेड है, दूसरा फंक्शन जी जेड है, ये दोनों क्या हैं? एनालिटिक हैं। तो किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, लेट्स से जेड 0। इसका मतलब जो एलजेब्रा ऑफ एनालिटिक फंक्शंस होगा, इनका सम एफ जेड प्लस जी जेड, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन एफ जेड बाई जी जेड। कंडीशन ये होनी चाहिए जी जेड शुड नॉट बी 0। ये सारे पॉइंट्स, ये जो फंक्शंस बनेंगे एफ जेड प्लस जी जेड, प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, ये सारे क्या होंगे? एनालिटिक होंगे। साथ में अगर दो फंक्शन है एफ जेड और जी जेड, इनका जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन ऑफ these two functions fz and gz means f of gz और g of fz, ये भी क्या होगा? एनालिटिक होगा। तो इस पर प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि if fz and gz are two analytic functions then their composition is analytic not analytic, और ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो हमें ये प्रॉपर्टीज ध्यान देना है। इसके साथ साथ अभी हमने देखा कि कोई फंक्शन को, जो हम अभी देख रहे थे कि एफ जेड, वो किसी पॉइंट जेड 0 जो कि एक फाइनाइट पॉइंट है, उस पर देखे कि एनालिटिक होता है। अब हम क्या देखेंगे कि कोई फंक्शन एफ जेड इनफाइनाइट पॉइंट पर, कोई फंक्शन एफ जेड को चेक करेंगे एट जेड इक्वल इनफाइनाइट, चेक करेंगे कि ये एनालिटिक है या नहीं। इसके लिए प्रोसीजर जो हमने कल डिस्कस किया था लिमिट फाइंड करते समय, जेड को रिप्लेस करेंगे 1/z से। अगर ये एनालिटिक तब होगा जेड इज इक्वल इनफाइनाइट पे, जब इफ f1/z इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल 0। मतलब अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट पे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन लिया एफ जेड इज इक्वल 1/z+1, और हम इस पे वो इनफाइनाइट पे पूछ रहे हैं एनालिटिक होगा कि नहीं एट जेड इज इक्वल इनफाइनाइट। तो हम इसको चेक करेंगे f1/z, और ये कितना हो जाएगा? z/1+z। अगर ये फंक्शन 0 पर एनालिटिक है तो ये फंक्शन क्या होगा? हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इनफाइनाइट पर
एनालिटिक होगा। एनालिटिक कैसे चेक करना है अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हमने देखा एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम कुछ थ्योरम देखेंगे एनालिटिक फंक्शन के ऊपर। हमने थ्योरम लिया है यहाँ कॉची-रीमान इक्वेशन या कॉची-रीमान थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। इस थ्योरम को, इस इक्वेशन को हम ये भी बोलते हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन है। ये क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की ये एक नेसेसरी कंडीशन है। कॉची-रीमान इक्वेशन कहती क्या है? कोई फंक्शन एफ जेड जो डिफाइन है एफ जेड इक्वल यू एक्स वाई प्लस आई यू एक्स वी एक्स वाई, ये कंटिन्यूस है इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, और डिफरेंशिएबल है कहाँ? जेड पर। देन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल होगा यहाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन एफ जेड है उसका जो रियल पार्ट है यू एक्स वाई और वी एक्स वाई फाइंड करेंगे, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। क्या? यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव केवल, और यू वाई इसी तरह इसके डेरिवेटिव निकालेंगे वी एक्स और बी वाई। और अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट z पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स यू एक्स वी वाई के इक्वल है और यू वाई जो है माइनस वी एक्स के इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ डैश जेड, वो क्या होगा? यू एक्स प्लस आई वी एक्स, इस पर एट पॉइंट एनी पर्टिकुलर पॉइंट जेड। तो अगर ये फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इजिली इनका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। कैसे? यू एक्स प्लस आई वी एक्स। अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। जो ये कंडीशन है, कॉची-रीमान इक्वेशन है, हमने अभी क्या देखा कि ये नेसेसरी कंडीशन है। ये ओनली क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक एंड डिफरेंशिएबिलिटी आल्सो। इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन होने का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन को अगर एनालिटिक या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशिएबल इन दोनों के लिए नेसेसरी कंडीशन है। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ जेड है और ये कॉची-रीमान इक्वेशन, शॉर्ट में लिखेंगे सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई फंक्शन एफ जेड है जो सी आर इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है एनालिटिक होने की और डिफरेंशिएबल होने की, इसका मतलब फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल होगा और ना ही एनालिटिक होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। उसके बाद चूंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, इसका मतलब कि अगर सी आर इक्वेशन, जो सी आर इक्वेशंस हैं, कॉची-रीमान इक्वेशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है, चूंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, हमें ध्यान देना होगा केवल नेसेसरी कंडीशन है, इसलिए अगर ये सेटिस्फाई कर भी रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये
नॉट नेसेसरी डिफरेंशिएबल एंड एनालिटिक, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है। इसके लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन की आवश्यकता होगी। तो हमने अभी नेसेसरी कंडीशंस देखी थी किसी फंक्शंस के एनालिटिक होने पर। तो हमने ये देखा था कि अगर CR इक्वेशंस सेटिस्फाई कर भी रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल या एनालिटिक हो। उसके लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, इसको समझना होगा। ये क्या है, कंडीशन क्या कहती है, fz अगर कोई फंक्शन है u(xy) प्लस i(v(xy), तो अगर u और v, जो ये फंक्शन रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, u एंड v आर कंटिन्यूअस एंड हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन डोमेन D। मतलब अगर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन fz जो हमने लिया है किसी डोमेन D में एनालिटिक है कि नहीं, तो जो नेसेसरी कंडीशन तो हमने देखी थी वो कॉची-रीमान इक्वेशन होती है। उसके बाद जो सफिशिएंट कंडीशन ये कहती है कि जो u और v हैं वो क्या होने चाहिए, उसी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ux, uy, vx, vy, ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये भी क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इन दैट डोमेन D। और उसके साथ साथ अगर u और v उस डोमेन के एवरी पॉइंट पर कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। कहाँ, उसी डोमेन D में। और एनालिटिक है तो डेरिवेटिव क्या होगा उसका, ये f(z) इज इक्वल ux प्लस ibx, या कॉची-रीमान इक्वेशन से vy माइनस iuy। तो ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, fz इज इक्वल e⁻z। हमें ये दिखाना है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, इंटायर है। तो e⁻z को अगर हम z इज इक्वल x प्लस वाई लिखें तो e⁻x प्लस iy, तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू e⁻iy। तो हमें मिलेगा यहाँ e⁻x cos y प्लस i sin y। fz इज इक्वल कितना हो जाएगा, e⁻x cos y प्लस i e⁻x sin y। तो ux कितना है, uxy कितना है हमारे पास, ये e⁻x cos y, और vxy कितना है, e⁻x sin y। अब हम इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ देखेंगे, जो फंक्शंस हैं uxy और vxy, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल x ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है और cos y एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये जिनका प्रोडक्ट क्या है, कंटिन्यूस होगा, और ये भी कंटिन्यूस होगा। तो हमें यहाँ क्या मिला, u एंड v आर कंटिन्यूस फंक्शंस। अब इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। वो कितना है, ux निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा e⁻x cos y, और uy निकालेंगे तो माइनस e⁻x sin y। इसी तरह vx निकालेंगे e⁻x sin y, और vy कितना होगा, e⁻x cos y। अब यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इनके चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर, ये भी कॉन्टिन्यूस हैं। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ux जो है वो vy के बराबर है। ux किसके बराबर है, vy के।
यू वाई किसके बराबर है, माइनस ऑफ वी एक्स। तो ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये डोमेन यहाँ देखेंगे, डोमेन क्या है एक्चुअली, डोमेन पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, चूंकि ये ई पावर एक्स कॉस वाई ये सब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये जो फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड इज इक्वल ई टू पावर जेड है, ये क्या है, एनालिटिक है। कहाँ, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। और अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई फंक्शन एफ जेड अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के एवरी पॉइंट पर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के एवरी पॉइंट पर एनालिटिक हो, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंटायर बोलते हैं। तो एफ जेड जो है, एफ जेड इज इक्वल ई टू पावर जेड, ये कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है और इंटायर भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे इसमें, एफ जेड इज इक्वल मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो इसको सिंपली अगर ओपन करें जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई पर, तो ये कितना हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट, और प्लस आई इंटू जीरो। तो यहाँ रियल पार्ट यू एक्स वाई कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई कितना मिल जाएगा, जीरो। यू एक्स कितना होगा, 2x, यू वाई 2i होगा, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर इसको हमें चेक करना है कि एक एनालिटिक है या डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ हम कॉची रीमान इक्वेशन के बाद ऊपर जाएंगे, तो यू एक्स इज इक्वल वी वाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल जीरो, जहाँ से मिला x इज इक्वल जीरो, और यू वाई इज इक्वल माइनस वी एक्स करेंगे तो ये 2i इज इक्वल जीरो, जहाँ मिल जाएगा y इज इक्वल जीरो। तो ये जो फंक्शन एफ जेड इज इक्वल मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर है, ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहाँ, जहाँ x, y क्या हैं, जीरो जीरो। मतलब अगर इसको z में देखा जाए तो z इज इक्वल जीरो पर ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये z इज इक्वल जीरो पर कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट ओनली z इज इक्वल जीरो। बट जो एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन होती है, डेफिनीशन होती है, वो क्या कहती है कि जो फंक्शन है हमारा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा उसके नेबरहुड में भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन एफ जेड जो है एनालिटिक, नॉट एनालिटिक। तो ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, फिर भी ये यहाँ एनालिटिक नहीं है। अब एक और प्रॉब्लम लेके देखेंगे। एफ जेड इज इक्वल मॉड ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड। इसको चेक करना है कि एनालिटिक है या नहीं है। तो इसको हम यू एक्स वाई में लिखेंगे तो एफ जेड इज इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। तो यू कितना मिला, एक्स, और वी कितना मिला, माइनस वाई। तो कॉची रीमान इक्वेशन का देखें तो यू एक्स निकालेंगे तो 1 आएगा, यू वाई 0 आएगा, और यहाँ वी एक्स निकालेंगे तो 0, वी वाई कितना आएगा, -1। यहाँ हम देखेंगे अगर यू एक्स इज इक्वल वी वाई है, कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल वी वाई, यू आई इज इक्वल माइनस वी एक्स। तो यू आई और वी एक्स तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यू एक्स 1 है और वी वाई -1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल -1। इसका मतलब यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई। इट मीन्स
जो एफ जेड इज इक्वल जेड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड है वो नॉट सेटिस्फाइंग सी आर इक्वेशन। अब जब ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो सिंपली हम कह सकते हैं एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ये क्या होगा? एनालिटिक नहीं होगा। अब हमने कुछ क्वेश्चन लिया है जो एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे। एलटी ग्रेड एग्जाम में सिंपली पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो अभी जो हमने देखा उसमें पहला ऑप्शन दिया है एफ जेड इज इक्वल जेड कॉम्प्लेक्स इज नो वेयर एनालिटिक। अभी हमने इसके पीछे वाला एग्जाम्पल देखा था कि एफ जेड इज इक्वल जो जेड कॉम्प्लेक्स है वो कहीं भी एनालिटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। मतलब फॉल्स पूछा है तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू। अब एफ जेड इज इक्वल जेड स्क्वायर, चूँकि ये एक कैसा फंक्शन है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है एवरीवेयर। ये भी एक ट्रू ऑप्शन है। एफ जेड इज इक्वल मॉडुलस जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल 0। तो ये फंक्शन अभी हमने देखा था कि जो एफ जेड इज इक्वल मॉड जेड स्क्वायर होता है वो डिफरेंशिएबल होता है 0 पर। वो क्या होता है? डिफरेंशिएबल, नॉट एनालिटिक। तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा, तो हमारा यही एक करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके बारे में देखें तो एक्सपोनेंशियल जेड भी हमने अभी देखा कि सारे पॉइंट पर क्या होता है? एनालिटिक होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया था, ये भी पूछा गया था सेम पेपर में, 2018 वाले पेपर में, कि एक फंक्शन एफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस आई बी एक्स वाई इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन एट जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई। तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। अब यहाँ हम देखेंगे हमारा फंक्शन एफ जेड है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये एनालिटिक है। इसका मतलब ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन को। तो u यहाँ से हम लिखें u एक्स कॉमा वाई इक्वल कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और v एक्स कॉमा वाई इक्वल क्या होगा? बी एक्स वाई। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, u एक्स आ जाएगा 2x, u आई आ जाएगा 2ay, ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वी एक्स हो जाएगा बी वाई हो जाएगा बी एक्स। अब कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है? यू एक्स इज इक्वल वी वाई। तो यू एक्स कितना है? 2x, और वी वाई कितना है? बी एक्स। तो यहाँ इसको हम लिखें 2x माइनस बी एक्स इज इक्वल 0। कॉमन लेंगे तो 2 माइनस बी एक्स इज इक्वल 0, और हमने एक पॉइंट लिया है x 0 नहीं होगा तो 2 माइनस बी 0, जहाँ से बी इज इक्वल मिलेगा 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या होता है कॉची रीमान का? यू वाई इज इक्वल माइनस बी एक्स। तो यू वाई कितना है? 2ay माइनस इज इक्वल माइनस कितना हो जाएगा? बी वाई। यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2a इज इक्वल माइनस बी, तो a इज इक्वल मिलेगा -1। और हमें पूछा क्या है? a प्लस बी की वैल्यू। a प्लस बी कितना हो जाएगा? -1 प्लस 2 इज इक्वल 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेट्स एफ जेड वो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई होता है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जेड इज इक्वल क्या करते हैं हम? आर ई टू पावर आई थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो एफ जेड क्या मिल जाता है यहाँ? इसको लिख लेंगे यू आर थीटा, आर कॉमा थीटा प्लस आई वी आर कॉमा थीटा।
इसके लिए जो कॉची रीमान इक्वेशन होती है वो सिंपली हम फार्मूला लिखेंगे, और एग्जाम में प्री में इसका फार्मूला पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन, तो हमें ऑप्शन पता होना चाहिए आर यू आर इज इक्वल वी थीटा एंड यू थीटा इज इक्वल माइनस आर वी आर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो कॉची रीमान इक्वेशन है वो किसमें है, पोलर फॉर्म में। और इस कंडीशन में जो एफ डैश जेड किसी पर्टिकुलर पॉइंट जीरो पर जेड जीरो पर वो क्या होगा, ई टू पावर माइनस आई थीटा यू आर प्लस आई वी आर। इसके हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इस फार्मूले को ध्यान देना है। प्री में पूछा जा सकता है कि पोलर फॉर्म में कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो है हार्मोनिक फंक्शन। ये टॉपिक जितना प्री के लिए इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये हार्मोनिक फंक्शन प्री में तो शायद सवाल हो सकता है ना बने, बने भी तो आप किसी और मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मेंस में इसके सवाल ज़रूर बनेंगे। अब ये हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, तो पहले हम एक जनरल डेफिनेशन देख लें हार्मोनिक फंक्शन की। कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन h जो 2 वेरिएबल में है, मान लीजिए एक फंक्शन है x, y में, ये हार्मोनिक कहा जाता है किसी एक गिवन xy प्लेन में इफ़ थ्रूआउट दैट डोमेन, उस पूरी डोमेन D में इसके पास इट हैज़ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स एच एक्स एक्स एच वाई और जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एच एक्स एक्स एच एक्स वाई एच वाई एक्स एच वाई वाई, ये कैसे हों, कॉन्टिन्यूस हों और ये सेटिस्फाई कर रहा हो कौन सा इक्वेशन, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में है डबल डेरिवेटिव और वाई के रिस्पेक्ट में उनको ऐड करो, जीरो आ जाए। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लाप्लास इक्वेशन। ये है लाप्लास। जब पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ये इक्वेशन क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन। तो ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन है। अब इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कि हम कैसे हार्मोनिक फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फंक्शन से कनेक्ट करेंगे। अगर कोई फंक्शन एफ जेड इज इक्वल यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई है और ये क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक इन लेट्स से एनी डोमेन डी। अगर ये एनालिटिक है तो जो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, रियल पार्ट कौन सा है, यू एक्स कॉमा वाई, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वी एक्स कॉमा वाई, ये हमारे हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ये क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। इट मीन्स ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे लाप्लास इक्वेशन को। मतलब यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल 0 और साथ में वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल 0। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन एफ जेड जो डिफाइन है उसके रियल और पार्ट, अगर ये एनालिटिक है, तब एनालिटिक है तो इसके रियल और पार्ट हार्मोनिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करेंगे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इस कंडीशन में जब एफ जेड इज इक्वल यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई एनालिटिक है, एनालिटिक है तो श्योर है ये हार्मोनिक फंक्शंस को सेटिस्फाई करेंगे, जो इक्वेशन है लाप्लास इक्वेशन को। इस कंडीशन में जो वी एक्स वाई है, वी एक्स वाई को इज कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ
यू एक्स कॉमा वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, किस तरीके से कि किसी फंक्शन का एक रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दे दिया जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर है कि अगर यू एक्स वाई जो है वी एक्स वाई यू एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट है, तो सेम यू एक्स वाई भी वी एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट होगा। तो इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक पार्ट दे देगा। लेट्स हमें दे दिया गया कि यू एक्स दे दिया गया, फिर कहेगा कि फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट एंड ऑल्सो हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, वी एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा। अब यू एक्स वाई वी एक्स वाई मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, कहेगा ऑल्सो फाइंड एफ जेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन हमने लिया है मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट वी एक्स वाई इज इक्वल ई टू पावर एक्स साइन वाई इज हार्मोनिक। तो हमें पहला काम क्या करना है, इसको हार्मोनिक दिखाना है। फाइंड इट्स कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। हमने भी बताया था कि वी एक्स वाई का हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, यू एक्स वाई, और उसके करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन मतलब एफ जेड इज इक्वल यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। ये हमें फाइंड करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए, पता करने के लिए हम पहले वी एक्स फाइंड करेंगे, वो कितना होगा ई टू पावर एक्स साइन वाई। वी एक्स एक्स फाइंड करेंगे तो वो भी होगा ई टू पावर एक्स साइन वाई। वी वाई फाइंड करेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो कितना हो जाएगा ई टू पावर एक्स कॉस वाई। और वी वाई वाई फाइंड करेंगे ई टू पावर एक्स माइनस साइन वाई। अब दोनों को ऐड करते हैं तो वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई कितना हो जाएगा, ई टू पावर एक्स साइन वाई माइनस ई टू पावर साइन एक्स साइन वाई। इनको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0। तो ये हमें हार्मोनिक, ये इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब वी एक्स वाई क्या है, हार्मोनिक है। अब हमें यू एक्स वाई फाइंड करना है। इसके लिए हम कॉची रीमान इक्वेशन का यूज करेंगे, जो क्या होता है यू एक्स इज इक्वल वी वाई और यू वाई इज इक्वल माइनस वी एक्स। अब हम यू एक्स इज इक्वल वी वाई क्या है, ये ई टू पावर एक्स कॉस वाई। अब यहाँ से यू एक्स वाई फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिल जाएगा, यू एक्स कॉमा वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस वाई हमारा कांस्टेंट होगा, ई टू पावर एक्स कॉस वाई आएगा, साथ में एक कांस्टेंट फंक्शन फाई वाई आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, यू वाई इज इक्वल माइनस वी एक्स। तो इसी इक्वेशन को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के। तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल ई टू पावर एक्स और कॉस वाई के को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ई टू पावर एक्स साइन वाई, और ये कितना हो जाएगा, फाई डैश वाई। यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई कितना है, माइनस वी एक्स है, और वी एक्स कितना है हमारे पास, वी एक्स की वैल्यू ये है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी एक्स, ये ई टू पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल माइनस ई टू पावर एक्स साइन वाई प्लस फाई डैश वाई। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा फाई डैश वाई इज इक्वल 0, और इंटीग्रेट करेंगे तो फाई वाई कितना हो जाएगा, सी। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे
यू एक्स कॉमा वाई कितना मिल गया, ई टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस सी। अब हम जो फंक्शन फाइंड करेंगे, हमें इसका क्या मिल गया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या मिल गया, यू एक्स वाई। ये क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब इसके करस्पॉन्डिंग एफ जेड फाइंड करेंगे। एफ जेड कितना होगा, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। यू एक्स वाई हमें दिया था ई टू पावर एक्स साइन वाई, नहीं वी एक्स वाई दिया था, तो यू एक्स वाई कितना है, ये ई टू पावर एक्स कॉस वाई और प्लस आई ई टू पावर एक्स साइन वाई और प्लस सी। यहाँ से ई टू पावर एक्स कॉमन लेंगे तो कितना होगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई प्लस सी। ये हो जाएगा ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर आई वाई और प्लस सी हो जाएगा ई टू पावर एक्स प्लस आई वाई प्लस सी। एफ जेड कितना हो जाएगा, ई टू पावर जेड प्लस सी। तो ये हमारा प्रॉब्लम इस तरीके का पूछेगा मेंस में, और हमें ऐसे ही हार्मोनिक फंक्शंस चैप्टर का वहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट है, इसमें एलटी ग्रेड जो सिलेबस में, एलटी ग्रेड सिलेबस में जो ये यूनिट है उसके हमने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड। अब इसमें अगर आप देखिए जो जीआईसी का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा पूछा गया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में, जिसमें दो चीज़ है, हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है और डिमार्ट थ्योरम है, और थोड़े से कुछ टॉपिक हैं वो भी कवर्ड है। साथ में टीजीटी, पीजीटी, ये सबके सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कवर्ड हैं। तो जो टॉपिक वाइज क्लासेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थी उसके हमने 8 लेक्चर्स लिए, 8 लेक्चर्स में ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, 1 या 2 वीडियो लेके आएंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक्स के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने कुछ तो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हमने करा दिया है, कुछ PYQs हैं, फिर भी हम PYQs के कुछ वीडियो लाएंगे, साथ में कुछ नए क्वेश्चंस जो होंगे उसको इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जितने भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, मैं देख रहा था एलटी ग्रेड में जो प्री में 15 क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स टॉपिक से, और जितना मैंने पढ़ाया है वहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक्स एंड हो गया है, फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।